छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार को याद करने के क्रम में आज हम लोग कुछ और नए साहित्यकार को देखते हैं। मन्नूलाल यदु, महावीर अग्रवाल, माखन मिश्र, मणिक विश्वकर्मा नवरंग, हेमनाथ यदु, मुकुटधर पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे और मंगत रविंद्र। इसके बाद कुछ और आएंगे। याद करने के क्रम में सबसे पहला देखते हैं मन्नूलाल यदु। इसको और हेमनाथ यदु हम लोग ये दोनों को साथ में लेकर याद करेंगे। मन्नूलाल यदु और हेमनाथ यदु याद करने के क्रम में हमारी कहानी में ये दोनों को हम लोगों ने भाई बनाया है। मन्नूलाल यदु और हेमनाथ यदु आप भाई मानो। और छत्तीसगढ़ की जितनी रामायण, बालकांड, दंडकारण्य, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो पद चलता है रामवनगमन पद, इसको कौन लिखा है? मन्नूलाल यदु। तो छत्तीसगढ़ की रामायण, छत्तीसगढ़ की रामायण ना, और कई सारे आएंगे छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण, तो वो अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर की आ गया तो छत्तीसगढ़ की रामायण आ गया तो आपका मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ की रामायण, बालकांड, दंडकारण्य कांड और कर्मभूमि, छत्तीसगढ़ श्री राम की कर्मभूमि, ये सब आते हैं मन्नूलाल यदु। तो छत्तीसगढ़ की हम लोग, छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एम्बिशियस प्रोग्राम है रामवनगमन पथ। तो रामवनगमन कौन लिखे हैं बोलेंगे तो मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ की रामायण बालकांड, दंडकारण्य कांड और छत्तीसगढ़ श्री राम की कर्मभूमि। जैसे माना जाता है श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए, तो इस 10 साल को इस 10 साल को कर्म प्रधान समय माना जाता है कि अपने 14 साल के 10 साल का काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया और अपनी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ को बनाया। इस पर एक बुक लिखा गया है मन्नूलाल यदु के द्वारा। एक रचना है छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, लोकोक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एक और रचना आई थी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का समाजशास्त्रीय रूप अगर आया तो आपका वो आ गया पालेश्वर शर्मा। समाजशास्त्रीय रूप आ गया तो पालेश्वर शर्मा, लेकिन अगर आ गया लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आ गया तो वो आएंगे हमारे मन्नूलाल यदु। तो मन्नूलाल यदु रामायण, बालकांड, दंडकारण्य कांड, ये सब में मन्नूलाल यदु को आप याद रखोगे। इनके भाई हम लोग अब बनाते हैं हेमनाथ यदु को हम लोग इनके भाई बनाते हैं। अब जैसे ये छोटे भाई हैं, बड़े भाई को देखे कि ये रामायण के ऊपर बहुत सारे बुक लिख रहे हैं, तो ये बोले कि मैं भी रामायण के ऊपर बुक लिखूंगा। तो ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के ऊपर रामायण लिखने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये अपने भाई के पास जाते हैं, मन्नूलाल यदु के पास। वो बोलते हैं कि मेरे को भी आप सिखा दो, मैं भी रामायण लिखूंगा। तो वो बोलते हैं पहले तू छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सीख, उसके बाद तू रामायण लिखना। तो ठीक है, सीख लेते हैं। अब वो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सीख लेते हैं। अब कोई छत्तीसगढ़िया सीख लिया तो रामायण को क्या बोलेगा? कोई इंसान अगर छत्तीसगढ़िया अच्छे से सीख लिया तो रामायण को रामायण बोलता है। अब ये छत्तीसगढ़िया इतना सीख गए कि ये छत्तीसगढ़ रामायण लिखे हैं। छत्तीसगढ़ रामायण अगर पूछा कौन लिखा है तो वो हेमनाथ यदु छत्तीसगढ़ रामायण का किष्किंधा कांड लिखे। लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब होती थी, जब ये कुछ भी लिखते थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। ये हेमनाथ यदु ने जब छत्तीसगढ़ रामायण लिखा, किष्किंधा कांड, इस समय इनके रचना को सोन चिड़ैया आके ले गई। सोन चिड़िया आके इनकी रचना को ले गई। फिर ये फिर से बैठे कुछ लिखने के लिए। पहले लिखे थे किष्किंधा कांड, अब लिखते हैं सुंदरकांड। अब इन्होंने लिखा सुंदरकांड, तो भी इनकी किस्मत को अच्छा नहीं लगा और एक बनिहार आई और वो भी लेके चली गई। बनिहार शायद मजदूर होता है, मजदूर। तो सुंदरकांड को एक बनिहार आके ले गया। फिर इन्होंने हार नहीं माना और लिखा अरण्यकांड को कौन ले गया? गौ गुहार, गाय लोग आए और अरण्यकांड को ले गए। इनकी किस्मत बहुत खराब थी। जब भी कुछ लिखते थे सबसे पहले तो इनको मन्नूलाल यदु ने बोला कि पहले तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सीख। अब ये सीख गए तो छत्तीसगढ़ रामायण लिखे। कौन सा? किष्किंधा कांड। कौन लेके चला गया किष्किंधा कांड को? सोन चिड़ैया ले गई। तो फिर से बैठे सुंदरकांड लिखे। सुंदरकांड को कौन ले गया? बनिहार। फिर से बैठे और क्या लिखे? अरण्यकांड को कौन ले गया? गौ गुहार। बेचारे परेशान थे।
अपने आप को बोले कि अब मेरी सारी रचनाएं छत्तीसगढ़ के माटी में समाहित हो गई। कोई इनको पूछा, यही पूछने गए कि मन्नू लाल यादव पूछने गए हेमनाथ यादव को, बता भाई तू इतना लिखूंगा लिखूंगा बोल रहा था, तो इतना लिखा है तो कहाँ लिखा है? तो बोलते हैं कि मेरे जितने भी रचना है वो छत्तीसगढ़ के माटी में समाहित हो गया। तो इस प्रकार हेमनाथ यादव की सारी रचनाएं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं महावीर अग्रवाल। महावीर अग्रवाल को आपको याद करना है। तो महावीर अग्रवाल एक विद्वान आदमी थे आप मानो, या एक नक्षत्र की ज्योतिष विद्या में निपुण व्यक्ति थे। महावीर अग्रवाल का जब भी नाम आए तो आप याद रखना ये ज्योतिष विद्या से निपुण थे। वही चीज अगर मेदिनी प्रसाद पांडे की बात आएगी तो आप इनको याद रखना है, हमारे पास एक जज है, मजिस्ट्रेट है मेदिनी प्रसाद पांडे। लोग महावीर अग्रवाल क्या है, ये ज्योतिष है। इनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि छत्तीसगढ़ के नक्षत्र अभी खराब चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के नक्षत्र खराब चल रहे हैं तो इसको आप सुधार दो। तो कैसे सुधारेंगे छत्तीसगढ़ के नक्षत्र को, कैसे सुधारेंगे? तो छत्तीसगढ़ के नक्षत्र को सुधारने के लिए कुछ लोग गए। तो महावीर अग्रवाल ने उनको बोला कि आप छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य जो नाचा है, हमारी नाचा तो सबसे प्रसिद्ध है, सबको जानते हैं, नाचा बहुत प्रसिद्ध है, तो मंदरा जी इसके पितामह कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा है वो आप लोग करो, उसको बहुत प्रोत्साहित करो, हर जगह करो, हर गली मोहल्ले में करो, जिससे छत्तीसगढ़ी को प्रोत्साहन मिले और छत्तीसगढ़ का नक्षत्र सुधर जाए। तो ये बात उनको उपाय सुझाते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा आप लोग करो। महावीर अग्रवाल ही बताते हैं। तो अब ये पूछे कि कैसे लोक नाट्य में क्या क्या करेंगे, कुछ बताइए, लोक नाट्य का सब्जेक्ट बताइए, विषय वस्तु बताइए। तो बोलते हैं कि आप क्या करना, लाल बत्ती जलते रहेगी, लोक नाट्य में लाल बत्ती जल रही है, लाल बत्ती जलाते रहना, और गधे पर एक गधे लेना, उस गधे पर 21वीं सदी को सवार कर देना, और काशी का जुलाहा को बोलना, काशी से एक जुलाहा आएगा, उस काशी का जुलाहा को बोलना, वो गधे को चराएगा। तो छत्तीसगढ़ के नक्षत्र सुधारने के लिए महावीर अग्रवाल ने बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा आप लोग करो। उस लोक नाचा में क्या करोगे, एक लेना लाल बत्ती जलता हुआ है, लाल बत्ती जल रही है, और एक गधे पर सवार 21वीं सदी ले लेना, और उसको कौन चलाएगा, काशी का जुलाहा। तो 3 रचना हो गई, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा, लाल बत्ती जल रही है 21वीं सदी पर, गधे पर सवार 21वीं सदी, काशी का जुलाहा। तो अब ये काशी का जुलाहा काशी से आया था, वो छत्तीसगढ़ का तो था नहीं। अब हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नाचा करना है, नाचा में तो छत्तीसगढ़ी चाहिए। अब वो आया काशी का जुलाहा, अब उसको छत्तीसगढ़ तो आता नहीं है, तो अब वो बोलता है अब मैं आ गया हूँ गधा चलाने के लिए, तो मैं छत्तीसगढ़ी कैसे सीखूं? अब आप लोग लोक नाट्य नाचा में मेरे को रोल दे रहे हो, तो मैं छत्तीसगढ़ी कैसे सीखूं? काशी का जुलाहा पूछता है, स्वाभाविक से उसको छत्तीसगढ़ी आती भी नहीं, छत्तीसगढ़ी कैसे सीखूं बोलता है। तो महावीर अग्रवाल बोलते हैं कि आप तीजन की कहानी पढ़ो, पहले आप तीजन की कहानी पढ़ो, उसमें से पंडवानी की खुशबू मिलेगी। आप तीजन की जब कहानी पढ़ोगे ना तो उसमें पंडवानी की खुशबू आएगी आपको, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ी सीख जाओ। और एक सापेक्ष नाम का एक साहित्यिक पत्रिका है, ये भी बहुत 1-2 बार पूछा हुआ एग्जाम में। सापेक्ष नामक साहित्यिक पत्रिका को लिखा है महावीर अग्रवाल ने। तो ये कुछ रचनाएं थी। नेक्स्ट है माखन मिश्र। माखन मिश्र कौन है? माखन मिश्र जो है वो गोपाल मिश्र के बेटे हैं। गोपाल मिश्र के बेटे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था गोपाल मिश्र की रचना में राम प्रताप, एक अधूरी रचना इनकी रह गई थी, इसको पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र माखन मिश्र को था। तो ये राम प्रताप को पूरा करने का श्रेय माखन मिश्र को जाता है। एक और एक्स्ट्रा रचना है इनकी, श्रीनाग पिंगल छंद विलास, ये बहुत ही अच्छी रचना है इनकी, श्रीनाग पिंगल छंद विलास, एक माखन मिश्र की रचना है। 2 रचना है, आपको याद रखनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मणिक विश्वकर्मा नवरंग। विश्वकर्मा है, हम लोग भारत में विश्वकर्मा पूजा बनाते हैं, जो कि निर्माण के, लोहा के, कंस्ट्रक्शन के देवता माने जाते हैं विश्वकर्मा। तो मणिक विश्वकर्मा नवरंग, आप इससे ये मानो कि ये कुछ निर्माण करते हैं, एक निर्माण करेंगे, और इनकी कहानी में निर्माण क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मणिक विश्वकर्मा की गर्लफ्रेंड होती है और ये उस गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। तो जाने के क्रम में मणिक विश्वकर्मा इधर है और ये एक बहुत ऊंची दीवार है और इधर उनकी गर्लफ्रेंड है। मणिक विश्वकर्मा जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो उसके रास्ते में एक
बहुत बड़ा दीवार होता है और दीवार के बगल में एक पेड़ होता है और उस पेड़ के सहारे वो चढ़ जाते हैं कि वो दीवार को फांद के उस साइड चले जाए मिलने के लिए। तो अपनी गर्लफ्रेंड को वो प्रॉमिस करते हैं कि पुन्नी के चंदा के दिन मैं तेरे शहर में मिलने आऊंगा, पुन्नी के चंदा के दिन मैं तेरे शहर में मिलने आऊंगा और यादों की मीनार बना के आऊंगा। पुन्नी के चंदा के दिन तेरे शहर में मिलने आऊंगा और दीवार को चढ़ने के लिए मीनार बनाना पड़ेगा, तो वो यादों का मीनार बनाऊंगा और यादों का मीनार बना के वो चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आ जाते हैं पुन्नी के चंदा के दिन तेरे शहर में मिलने के लिए, यादों का मीनार बना के उस दीवार को फांदना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो चढ़ रहे थे कि रास्ते में एक ऊपर चढ़ रहे थे, वहां पे सांप मिल गया। अब सांप मिल गया तो सांप से वो पंगा ले लिए, ये क्या करेगा मेरा, मैं तो जा रहा हूं मिलने। तो वो सांप से पंगा ले लिए। सांप क्या किया, उसको दंस दिया, सर्पदंश। जब ऊपर चढ़ रहे थे तो सर्प उनको दंस दिया। क्यों? क्योंकि वो सांप से पंगा ले लिए थे, सांप से पंगा ले लिए थे तो सांप उनको दंस दिया। और जैसे ही ऊपर चढ़ रहे थे, सांप दंस देगा तो वहां बैठे तो नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे। तो जैसे ही दसा सांप, वो गिर गए। और कैसे गिरेंगे, वो ऊपर जा रहे थे, वो विपरीत दिशा में गिरेंगे, तो अब वो मन के विपरीत गिरेंगे, मन के विपरीत गिर जाएंगे। और जब वो गिर रहे थे तो दीवार के बगल मैंने बताया एक पेड़ था, पेड़ का वो हरा पेड़ था लेकिन उसमें कुछ सूखी डाल थी। वो हरा पेड़ के सूखी डाल में गिर जाते हैं। वो जब गिर रहे थे हरे पेड़ की सूखी टहनी में वो गिर गए। सूखी टहनी में वो रुक भी नहीं पाएंगे, वो सीधे नीचे चले गए, सूखी टहनी भी टूट गई। तो हरे पेड़ की सूखी टहनी टूट गई और वो नीचे चले गए और वो हाथ पैर तोड़ लिए अपना। हाथ पैर तोड़े तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में तो हम सबको पता है एक एक मिनट भी कितनी लंबी समय जाता है, एक दिन भी गुजारना एक साल के बराबर होता है। तो लंबे दिन भी बहुत लंबे होने लग गया और रात भी बहुत लंबे होने लग गया। एक तो वैसे ही वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेचैन थे, उससे दूर है और हाथ पैर टुड़वा भी लिए हैं। तो ऐसे में इनका दिन भी लंबा जा रहा है और रात भी लंबा जा रहा है। डॉक्टर आया, 9 रंग की कुंडलियां उनको पहना दिया, 9 रंग की कुंडलियां उनको डॉक्टर आके पहना दिया, बोले अब तुम ठीक हो जाओ। इस प्रकार से मणिक विश्वकर्मा नवरंग की रचना होती है। मुकुटधर पांडे बहुत ही प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं और हम लोग हिंदी साहित्य में छायावाद पढ़ते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे। तो छायावाद के प्रवर्तक आपको कोई पूछा तो कौन है वो, मुकुटधर पांडे। और छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है बोलेगा तो कुर्री के प्रति, आपको हमेशा याद रखना है, कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी कविता है कुर्री के प्रति। और इनकी एक रचना है पूजा के फूल, शैलबाला, मेरा हृदय दान। मेघदूत तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेघदूत तो अनगिनत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालिदास की रचना है मेघदूत, कालिदास ने मेघदूत की रचना किया है और उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन, छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन किसने किया है, मुकुटधर पांडे ने मेघदूत नामक छत्तीसगढ़ी महाकाव्य की रचना की है, जो महाकाव्य लिखा है कालिदास ने। मेघदूत के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये एक बहुत ही प्रेम कविता है, प्रेम काव्य है। तो इसमें क्या होता है, कालिदास जो होते हैं पहाड़ में बैठ के कुछ सोचते रहते हैं और वो देखते हैं आसमान में कि बादल जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, मेघ मतलब बादल और दूत मतलब संदेशवाहक। तो वो बादल को अपना संदेशवाहक बनाते हैं और बादल को बोलते हैं कि जा मेरी बात को उस तक पहुंचा दे। तो मेघ को वो दूत की तरह भी सोच के एक रचना करते हैं मेघदूत, और उसी का छत्तीसगढ़ी वर्जन लिखा है मुकुटधर पांडे ने। इसकी मैं रचना बताऊं तो मुकुट, हम लोग देखते हैं कि मुकुट जो बनता है वो फूल वगैरह से बनता है। तो हम एक देवता के ऊपर फूल चढ़ा हुआ था, उस फूल को, वो पूजा का जो फूल था, देवता को पूजा के ऊपर पूजा के लिए फूल चढ़ाया गया था, लेकिन उस पूजा के फूल को उठाकर मुकुट बना दिया गया, उस मुकुट बना दिया गया पूजा के फूल को उठा के। तो ये तो गलत काम हुआ, गलत बात हुआ। तो मुकुटधर पांडे नाराज हो गए और जो बनाया था उसको बहुत डांटे। और वो फूल किसके लिए बनाया गया था, शैलबाला के लिए, बहुत डांटे। और जो बनाया था उसके बाद वो अपने गलती माना और क्षमा मांगा मतलब लक्ष्मा,
बोल क्षमा मांगा जो एक उपन्यास है। इस प्रकार मुकुटदत्त पांडे की रचना हो जाती है। मेदिनी प्रसाद पांडे मैंने बताया एक जज है। मेदिनी प्रसाद पांडे का नाम आया मतलब जज, कपिल आया मतलब शादी, और महावीर अग्रवाल मतलब ज्योतिष। ये आपका कुछ खास रचनाएं रचनाकारों के गुण हो जाते हैं। मेदिनी प्रसाद पांडे में आपकी बात आएगी तो मैंने बताया ये जज है। जज के पास क्या होता है, जितने दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जितने गुनाहगार दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन सबको एक जगह लेके बहुत सारे थाना से संग्रह करके उसको कचहरी में लेके आया जाता है। तो जितने दुर्जन दर्पण व्यक्ति होते हैं उनको एक जगह संग्रहित करके कचहरी में लेके आया जाता है। तो कचहरी में लेके आएंगे तो मेदिनी प्रसाद पांडे उनको बोलते हैं कि आप कचहरी में इनको ले आए हो, लेकिन ये लोग सुधरेंगे थोड़ी, अभी सजा देंगे, 1 साल बाद फिर से इन लोग क्राइम करेंगे। तो आप इनको क्या करो, सत्संग में लेके चले जाओ, इनका दिमाग ही ठीक करो, इनका जो गलत विचार सोच है उसको ठीक करने के लिए आप इनको सत्संग में ले जाओ। तो सत्संग में विलास करेंगे तब इनका कुछ उपाय निकलेगा। नेक्स्ट है मंगत रविंद्र। मंगत रविंद्र छत्तीसगढ़ की रामायण, छत्तीसगढ़ की रामायण कौन लिखा है, मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ रामायण कौन लिखा है, हेमनाथ यदु। छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ये इंपॉर्टेंट है, व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है मंगत रविंद्र ने। रतन जोग, माता सेवा और सतगुरु चालीसा, माता सेवा करते थे और सतगुरु चालीसा पढ़ के ही वो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का रचना की है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर रमाकांत सोनी का। डॉक्टर रमाकांत सोनी जब इनकी रचना आ गई तो इनको आपको ये पता होना चाहिए कि ये हैं चांपा से। रमाकांत सोनी की जब भी बात आएगी तो आप समझ जाना कि चांपा से। चांपा से कौन है, एक व्यक्ति हमारे पास जब भी नाम आया तो कौन है, डॉक्टर रमाकांत सोनी। तो चांपा का अतीत से लेके वर्तमान तक पूरा इनको पता था और उनके बारे में ये कुछ लिखे हैं। चांपा के अतीत से लेके वर्तमान तक के बारे में एक काव्य लिखे हैं जिसका नाम है चांपा अतीत से वर्तमान तक। इनका डॉक्टर रमाकांत सोनी जो है वो चांपा के अतीत से वर्तमान तक परिचित थे और अतीत में क्या समस्या थी, वर्तमान में क्या समस्या है, वो सब कुछ जानते थे। तो अगर इनको पूछा गया कि आपको अभी क्या दिक्कत हो रहा है, चांपा में अभी आपको क्या दिक्कत समझ में आ रहा है, तो ये बताए कि मेरा गांव कहाँ चला गया है। यहाँ पर लोग अब गीत से संवाद करते हैं, अक्षर पावन सब भूल गए हैं। अक्षर पावन फूल से हम लोग बोल सकते हैं कि अक्षर को सब कोई भूल गए हैं। अब अक्षर से कोई लिखित बात नहीं करता है। अब जब भी कोई संवाद करता है तो गीत से संवाद करता है, एक दूसरे से गा वा के। जैसे हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देखे थे कि चेन्नई एक्सप्रेस में वो शाहरुख खान और वो जो हीरोइन थी वो एक दूसरे से गीत गा के बात करते थे। उसी प्रकार अब जो भी लोग हैं यहाँ पे वो गीत से संवाद करते हैं। अक्षर पावन को सब कोई भूल चुके हैं। तो ऐसे में मोर गाँव कहाँ चले गए। पहले मस्त छत्तीसगढ़िया में एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन अब मोर गाँव कहाँ चल गए, सब गीत से संवाद करते हैं, अक्षर पावन सब भूल गए हैं। तो बता अब कौन ला भारत कहूँ, अब किसे भारत कहें। देखो दार भात भी चूर गए ना, दार भात भी चूर गए अचरा के छाँव में, अचरा के छाँव में दार भात चूर गए हो गए। तो इस प्रकार रमाकांत सोनी का हो गया। रमेश कुमार सिंह चौहान, रमेश कुमार सिंह चौहान के बारे में आपको रचना जब भी याद आए तो याद रखना इसको पृथ्वीराज चौहान से लिंक कर लेना। रमेश कुमार सिंह चौहान को लिंक कर लेना पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो उनको आँख से अंधा कर दिया जाता है, फिर भी वो शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो रमेश कुमार सिंह चौहान को लिंक किया हमसे पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान को आँखी रही के अंधरा, आँखी निकाल के उसको अंधरा बना दिए गए थे। तो एक रचना हो गया आँखी रही के अंधरा। फिर उनको कोई याद दिलाया, उनको सुरता दिलाया कि आप शब्द भेदी बाण भी चला सकते हो। तो सुरता उनको दिलाया गया। तो एक मंत्र पढ़े, अब वो मंत्र शब्द भेदी बाण चलाना था तो कुछ एक मंत्र पढ़े और वो मंत्र था छंद चालीसा, और उसको एक दो छंद चालीसा मंत्र पढ़ के और फिर वो बाण छोड़ दिए और फिर मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। ये हमारी कहानी बताती है। तो रमेश कुमार सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान वो आँखी रही के अंधरा हो गया था, उनको सुरता दिलाया गया कि आप छंद चालीसा पढ़ो और शब्द भेदी बाण मारो।
तो शब्द भेदी बाण मार के वो मार देते हैं। इन प्रकार एक ये रचना हो गया सुरता। तो कुछ कुछ प्रमुख साहित्यकारों के कुछ प्रसिद्ध साहित्य हैं, जैसे सुरता, जब भी सुरता साहित्य के धरोहर वेब पत्रिका है सुरता साहित्य के धरोहर, तो इसके संपादक हैं रमेश कुमार सिंह चौहान। तो सुरता जब भी याद आए तो आपको याद आना चाहिए, सुरता दिलाया गया था कि तुम शब्द भेदी बाण चला सकते हो, शब्द भेदी बाण चलाने के सुरता दिलाया गया था पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान मतलब हमारी कविता में कौन, रमेश कुमार सिंह चौहान को। तो सुरता आ गया मतलब रमेश कुमार सिंह चौहान। वैसे एक पत्रिका सापेक्ष जो हम लोगों ने पढ़ा, सापेक्ष जब भी याद आए तो आपको कौन आएंगे, महावीर अग्रवाल, महावीर अग्रवाल आएंगे सापेक्ष पत्रिका में। एक पत्रिका आती है लोकाक्षर, लोकाक्षर मतलब नंद किशोर तिवारी, नंद किशोर तिवारी। छत्तीसगढ़ दर्पण, वो रमेश चंद्र मेहरोत्रा की बात करें, रमेश चंद्र मेहरोत्रा छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने रचनाकार हैं और छत्तीसगढ़ को शासकीय मान्यता, छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में या छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दिलाने के लिए ये एड़ी चोटी एक कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दिलाने के लिए जब रमेश कुमार सिंह चौहान आगे बढ़े, और जैसे हम लोग डीआईडी वगैरह में देखते हैं कि जज बैठे रहते हैं, हम लोग उनके सामने परफॉर्मेंस करते हैं, तो रमेश कुमार सिंह चौहान भी, रमेश चंद्र मेहरोत्रा भी उसी तरीके से हैं। रमेश चंद्र मेहरोत्रा जो है जज के सामने, जो लोग ये अप्रूव करते कि छत्तीसगढ़ को अब शासकीय मान्यता दे दी जानी चाहिए, तो उनके सामने अब ये अपना छत्तीसगढ़ी का प्रदर्शन करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले जज लोग पूछते हैं रमेश चंद्र मेहरोत्रा को कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दिलाने के लिए आया हूँ। आप किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दो, तो छत्तीसगढ़ी शासकीय मान्यता एक इनकी रचना हो जाती है। तो आप बताओ कि आपके छत्तीसगढ़ी को हम लोग शासकीय मान्यता क्यों दें। जज लोग पूछते हैं कि आप बताओ कि हम लोग छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता क्यों दें। तो वो बोलता है, सबसे पहले बोले कि आप पहले छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बताओ, आपके छत्तीसगढ़ी में शब्दकोश है कि नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बताओ, तो वो बता देते हैं। फिर बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश बताओ, तो मुहावरा कोश भी बताते हैं। फिर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी मुहावरा तो बता दी, अब लोकोक्ति भी बताओ, तो छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्ति भी बताए। क्रम से देखो आप, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, फिर मुहावरा कोश, फिर मुहावरे और लोकोक्ति। फिर इतना करने के बाद फिर बोले कि आप चलो शब्दकोश बता दिए, मुहावरा कोश बता दिए, अब आप बताओ कि छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब छत्तीसगढ़ी का लेखन का मानकीकरण अगर हो गया होगा तो हम लोग अब छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दे देंगे। अब इतना कुछ बताने के बाद छत्तीसगढ़ी परिचय और प्रतिमान, छत्तीसगढ़ी का इतना परिचय दिया गया। रमेश चंद्र मेहरोत्रा जो जज के पास गए थे कि छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दिलाने के लिए, तो उनको बोला गया कि आप पहले छत्तीसगढ़ का परिचय बताइए, उसका प्रतिमान बताइए। तो वो पहले छत्तीसगढ़ी का परिचय बताते हैं, प्रतिमान बताते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बताते हैं, छत्तीसगढ़ी का मुहावरा कोश बताते हैं, छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्ति बताते हैं। इतना बताने के बाद फिर वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण किया गया है कि नहीं किया गया वो बताओ। तो ये सब बताते हैं, इसके कारण फिर छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दे दी जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ी को शासकीय मान्यता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन दिया गया है, तो रमेश चंद्र मेहरोत्रा का नाम याद आता है आपको। फिर आएंगे आपके रमेश नैयर। रमेश नैयर के दो रचना है, नवरत्न पंचरत्न। आपको छत्तीसगढ़ के नवरत्न, छत्तीसगढ़ के पंचरत्न, रमेश नैयर से आपको लिंक कर लेना है। राजीव रंजन प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद की आपको कुछ रचना बताऊं तो जैसे इसमें देखो, आमचू बस्तर, ढोलकल, बस्तर के जननायक, तीनों में बस्तर दिख रहा है। तो राजीव रंजन प्रसाद को आप लिंक कर लो सीधा सीधा बस्तर से। जैसे हम लोगों ने क्या किया, रमाकांत सोनी को हम लोगों ने लिंक किया कहाँ से, चांपा से। उसी प्रकार राजीव रंजन प्रसाद को हम लोग कहाँ से लिंक कर लेंगे, बस्तर से, क्योंकि इनकी सारी रचनाओं में बस्तर दिख रहा है। आमचो बस्तर, ढोलकल, बस्तर के जननायक, और है बस्तरनामा, मौन मगध में। तो बस्तरनामा में भी बस्तर दिख गया, मौन मगध में इनकी एक अलग से रचना है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो राजीव रंजन प्रसाद जो है, आमचो बस्तर, ढोलकल, जो जहाँ पे गणेश की प्रतिमा मिलती है दंतेवाड़ा में है शायद तो ढोलकल एक उपन्यास है, आमचो बस्तर, बस्तर के जननायक। अब इसको हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे, कहाँ से, इसको हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन के रूप में, राम कुमार बिहार की रचना के रूप में। राम कुमार बिहार की रचना में एक मिलता है गुंडाधुर, बस्तर का जननायक, और इनकी रचना में है बस्तर की जननायक। इसकी रचना में नाम नहीं दिया है, सिर्फ है बस्तर के जननायक, और इनकी रचना में है गुंडाधुर बस्तर का जननायक। हम लोग सब जानते हैं 1910 की क्रांति में गुंडाधुर बस्तर के जननायक के रूप में सामने आए थे।
तो राम कुमार बिहार की रचना में आपको मिलेगा गुंडाधुर बस्तर का जननायक। और एक इसमें कहावत बताया जाती, इनकी रचना में एक बताया जाता है कि मगध में एक लड़ाई होनी थी। मगध में, मौन मगध में, जैसे यहाँ पे लिखा है एक मौन मगध में, तो मगध में एक लड़ाई होनी थी। तो लड़ाई होनी थी, उसके लिए राजीव रंजन प्रसाद ने एक बस्तर का जननायक भेजा और राम कुमार बिहार ने गुंडाधुर बस्तर का जननायक भेजा। तो इसमें डिफरेंस आप ये समझ सकते हो कि जब मगध में लड़ाई करने गया था, तो जब अनाउंसमेंट होता है कि कौन हमारी तरफ से लड़ेगा, तो कौन हमारी तरफ से लड़ेगा ये बात जब निकली, तब उनको बताया गया कि हमारी तरफ से बस्तर के जननायक लड़ेंगे। राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि हमारी तरफ से बस्तर के जननायक लड़ेंगे, लेकिन बस्तर के जननायक लड़ेंगे तो कौन है बस्तर के जननायक, वो उन्होंने नहीं बताया। तो वहाँ पे नहीं बताया, तो वहाँ पे लोग जब अनाउंस कर रहे थे तो वहाँ मौन हो गए, तो वहाँ पे मौन हो गए मगध में। इस प्रकार राजीव रंजन प्रसाद की रचना में बस्तर के जननायक है, लेकिन कौन है वो नहीं बताया गया था, तो वहाँ पे वो जाके मौन हो गए। लेकिन राम कुमार बिहार की रचना में आप देखो कि गुंडाधुर बस्तर के जननायक है, तो ये स्पष्ट बताया कि गुंडाधुर है जो हमारे बस्तर के जननायक है, अब ये मगध में लड़ेंगे, लेकिन मगध में लड़ेंगे गुंडाधुर, तो नाम तो बता दिया गया, तो अब यहाँ पे मौन तो होंगे नहीं। तो अब वहाँ पे जब मगध में लड़ाई हो रही थी, तब वहाँ पे ये गुंडाधुर बहुत अच्छे से लड़े। अब वहाँ पे लोग बोले कि आप देखो दस्तक दे रही है छत्तीसगढ़ी, अब दस्तक देगी छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा होगा। गुंडाधुर के पराक्रम को सभी को पहचानते थे, तो उन्होंने बोला कि अब दस्तक देगी छत्तीसगढ़ी। और इनकी दो रचनाएं कचनाधुरवा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और विभूतियाँ, ये आप दो याद रख सकते हैं। राजेंद्र सोनी की एक ही रचना है, खोर भरातोला गांधी बनाबो। राजेंद्र सोनी खोर भरातोला गांधी बनाबो। रामनाथ साहू और राहुल कुमार सिंह, ये दोनों को हम लोग साथ में देख लेते हैं। तो रामनाथ साहू हमारे होंगे काका, राहुल कुमार सिंह हमारे होंगे फूफा। अब हमारे दो रिश्तेदार बनने वाले हैं, अब हमारे दो रिश्तेदार बनने वाले हैं, एक है हमारे काका और एक हमारे फूफा। काका कौन है? रामनाथ साहू, और फूफा कौन है? राहुल कुमार सिंह। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। मितानिन कौन थी हमारी? वसंती वर्मा। जज कौन थे हमारे? मेदिनी प्रसाद पांडे। चांपा से कौन है? रमाकांत सोनी। बस्तर से कौन है? राजीव रंजन। तो एक है हमारे अब राहुल कुमार सिंह। हमारे कौन हो गए? फूफा। रामनाथ साहू हमारे कौन है? काका। तो जब हम लोग अपने काका के घर जाते हैं, और काका जो है हमारे बहुत गरीब हैं, फूफा हमारे बहुत अमीर हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक हमारे काका रामनाथ साहू, एक हमारे फूफा राहुल कुमार सिंह। जो फूफा हमारे अमीर हैं, काका हमारे गरीब हैं। जब हम लोग काका के घर में जाते हैं, तो हम लोग जब काका के घर में जाते हैं, गरीब हैं वो, तो उनका झोपड़ झट्टी एक ठो घर है। जब भी हम उनके घर जाते हैं तो भुइयाँ में बैठ के खिलाते हैं। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भुइयाँ, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपको हमेशा याद रखना है। तो ये जब हम लोग काका के घर जाते हैं, तो जब हम लोग काका के घर घूमने जाते हैं, तो हमको भुइयाँ में बैठा के खाना खिलाते हैं। अब भुइयाँ में बैठा के खाना खिलाएंगे, खाना के लिए बर्तन चाहिए, तो जो बर्तन होता है वो माटी का बर्तन होता है। इतनी गरीबी थी इनके पास कि इनके पास न स्टील कांसा कुछ की बर्तन नहीं थी, इनके पास जो बर्तन था वो माटी का था। तो माटी के बर्तन में ये खाना खिलाए। अब खाना खाने के बाद बोले सोना भी तो है, रात हो गई, अब सोएंगे कहाँ पे? तो बोले सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था इनके यहाँ, इतनी गरीबी थी कि सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। तो बोले कैसे सोएंगे? तो बोले जागे जागे सूता गो, जागे जागे अगर तुम सूत सको तो सो जाओ, तो जागे जागे सूता गो। बोले जो हम लोग गए थे काका के घर, उन लोग बोले ऐसी ज़िंदगी से तो मुक्ति मिल जाए वह बहुत है, तो गति मुक्ति, वहाँ से गति करके भाग गए और मुक्ति वहाँ से पा गए। इस प्रकार हम लोगों ने काका को देखा। अब हम लोग देख लेते फूफा को। हम लोगों को देखा, काका के घर गए थे, अब हमारे एक थे फूफा। काका की गरीबी से निकले और हम लोग को याद आया वहाँ पे कि वहीं पे पास में ही हमारे एक फूफा भी रहते हैं। तो एक थे फूफा, एक था टाइगर, उसी तरीके से एक थे फूफा। तो हम लोगों ने फूफा के घर गए जो थे राहुल कुमार सिंह। अब हम लोग, फूफा तो अमीर है, हम लोग जान रहे हैं फूफा अमीर है तो घुमाएंगे फिराएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे सब करेंगे। तो वो पहले हम लोगों को ले गए सिंहावलोकन, सिंह दिखाने के लिए ले गए। आओ चलो तुम लोग को सिंहावलोकन कराता हूँ। और वो फिर ले गए संग्रहालय, जहाँ पे विज्ञान का परिचय होता है, तो वो संग्रहालय भी लेके चले गए। इस तरह से संग्रहालय में ताला, हम लोग ताला गांव जानते हैं, मनियारी नदी के किनारे जहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा है, तो ताला का पूरा वैभव भी वो दिखाया जो कि संग्रहालय में रखा हुआ था। इस प्रकार एक थे फूफा जो कि सिंहावलोकन कराए हम लोग को संग्रहालय में, जहाँ पे ताला का पूरा वैभव भी था। इस प्रकार हम लोगों ने
राहुल कुमार सिंह और रामनाथ साहू को देखा, जो हमारे काका हैं और हमारे फूफा हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रामेश्वर वैष्णव। रामेश्वर वैष्णव की रचना में एक लड़की है जो बहुत रोती है, और वो लड़की है नोनी बेंद्री टाइप का, वो बेंद्री टाइप का रोती है। तो जो नोनी है वो बेंद्री टाइप का रोती है, तो उसको रामेश्वर वैष्णव उसको शांत कराने के लिए, बेंद्री टाइप के मत रो भाई, उसको शांत कराने के लिए छत्तीसगढ़ी गीत, छत्तीसगढ़ी जागरण गीत, छत्तीसगढ़ी महतारी की महिमा भी सुनाते हैं। लेकिन वो नहीं रुकती है और बाल्टी भर देती है रो रो के, उसका आंसू से वो पूरा बाल्टी भर जाता है। इस प्रकार रामेश्वर वैष्णव की रचना में हम लोगों ने देखा एक लड़की है नोनी बेंद्री, नोनी जो बेंद्री टाइप का रोती है और रो रो के बाल्टी को भर देती है, बाल्टी भर आंसू निकल जाता है उसका। उसको शांत कराने के लिए छत्तीसगढ़ी गीत, छत्तीसगढ़ी जागरण गीत, छत्तीसगढ़ी महतारी के महिमा भी सुनाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं सुनती है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ रचनाएं देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।